तो जय हिंद साथियों, क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यूपी ट्रिपल एससी के तहत आज हम हिंदी की क्लास कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो ऐसे को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। यहाँ पर कह रहा है कि पक्षी, अंडाणु, अंडज और आपका अंत्यज। तो जिसका जन्म अंडे से होता है, अगर उसे एक शब्द में हम व्यक्त करना चाहें तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जिसका जन्म अंडे से होता है हम उसे अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे अंडज कहते हैं। और जिसका जन्म नीचे कुल में हो, यानी जिसका जन्म जो है वह नीचे कुल में हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ जिसका जन्म जो है नीचे कुल में हो, नीचे कुल में जिसका जन्म हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंत्यज कहते हैं। बाकी हमारा जिसका जन्म अंडे से होता है उसे हम अंडज कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से अमृत का अनकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन सा? इसमें देखिए स्वर्ण दे रखा है, पारा है, दूध है और मोती है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा अमृत का अनकार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखिए, अमृत के अनकार्थी शब्द बात करें तो देखिए अमृत का अनकार्थी शब्द जैसे आपका क्या हो जाता है? तो सुधा होता है। क्या होता है? सुधा होता है। सुधा के बाद आपका क्या होता है? सुधा के बाद आपका जल आपका होता है, जल। और जल के बाद आपकी मुक्ति। क्या? तो मुक्ति। और मुक्ति के बाद आपका जो होता है वह मृत्यु रहित। क्या हो जाएगा? मृत्यु रहित। तो मृत्यु रहित। और एक आपका होता है दूध। क्या होता है? दूध भी आपका जो है अमृत का पर्यायवाची है। बाकी मोती जो है आपका अमृत का अनकार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी अमृत के हमारे कौन से आपके अनकार्थी शब्द हैं? तो जैसे आपका सुधा हो गया, जल हो गया, मुक्ति हो गई, और आपका यूँ यहाँ पर मृत्यु रहित हो गया, दूध हो गया। ये सब क्या है? तो अमृत के अनकार्थी शब्द हैं। लेकिन मोती यहाँ पर आपका अमृत का अनकार्थी शब्द नहीं है। और अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बुंदेलखंड की संस्कृति जीवन है, या आपका हासो उन्मुख बुद्धकालीन भारत है, लोरी चंद की लोक कथा है, या तुलसीदास का आपका मानस मानसिक विकास है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मानस का हंस पंडित अमृतलाल नागर की कृति एवं उनके ऐतिहासिक और जीवन उपन्यास है। इस उपन्यास की तुलसीदास द्वारा जीवन आधार बनाकर लिखा गया था। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा कि जो मानस का हंस है वह पंडित अमृतलाल नागर द्वारा, किसके? तो पंडित अमृतलाल नागर द्वारा जो है एक ऐतिहासिक और जीवन परक उपन्यास है। इस उपन्यास को तुलसीदास के जीवन के आधार पर बनाकर यह लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विकल्प यहाँ पर राइट होगा। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो कह रहा है व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। कह रहे यहाँ पर वर्गों के तीसरे और कौन से? तो चौथे और पांचवें ये क्या होते हैं? तो यह कह रहा है कि यह जो है सघोष होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे ये क्या होते हैं? तो आपके अघोष होते हैं। तो यह भी सही कह रहा है। कह रहा समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं, यह भी सही कह रहा है। लेकिन डी कह रहा है कि सभी विसर्ग सघोष हैं। तो यही हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो डी विकल्प हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पांचवा नंबर है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो यहाँ पर कह रहा है श्री कृष्ण के अनेकों, देखिए यहाँ पर अनेकों लगा रखा है, तो इस वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये मुझे सही लग रहा है। फिर कह रहा है श्री कृष्ण को, देखिए को, अनेकों, अनेकों फिर लगा दिया। फिर कह रहा है श्री कृष्ण का अनेक नाम है। श्री कृष्ण का लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा जो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन से हैं?
तो नासिक के व्यंजन यहाँ पर पूछ रहा है 6वें नंबर में। तो देखिए हिंदी अनुनासिक वर्णों की संख्या अगर बात करें तो देखिए आपके कितने कौन कौन से होते हैं। एक आपका अनुनासिक व्यंजन आपका ड होता है, और कौन सा होता है, एक आपका जो होता है वह इया होता है। इया के बाद आपका एक आपका आड़य होता है, और एक आपका क्या होता है, एक आपका न होता है, और न के बाद आपका मैं होता है। यह 5 आपके क्या होते हैं, ये जो आपके होते हैं नासिक व्यंजन होते हैं। यह पाँचों जो होते हैं क्या होते हैं, यह पाँचों जो होते हैं वह नासिक व्यंजन होते हैं। तो हमारा नासिक व्यंजन कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। और आगे देखिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है ए दो पंक्तियों के बीच, और बी है नेपथ्य में हंसी, सी है मिट्टी का चेहरा, और डी है एक दिन बोलेंगे पेड़। तो यहाँ पर देखिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो पंक्तियों के बीच के लिए। तो यह आपका कब हुआ था, तो 2002 में इन्हें जो है साहित्य प्रदान किया गया था, 2002 में। और इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, ये भी इन्हीं की रचना है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। अब देखिए अब रस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टोटल हमारे रस कितने होते हैं, टोटल हमारे जो रस होते हैं वह 9 होते हैं। और इनके अगर स्थायी भाव की संख्या की बात करें तो अगर इनकी स्थायी भाव की संख्या देखें तो जैसे हमारे 9 रस हैं तो इनके 9 स्थायी भाव हो जाएंगे। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर शोक हो जाता है। और रति का क्या हो जाता है, तो रति का हमारा उत्साह का यहाँ पर हमारा वीर हो जाता है। और रति का हमारे यहाँ पर श्रृंगार हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पर रति का हमारा श्रृंगार हो जाता है। और हास्य का हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा हास हो जाता है। इस तरह से हमारा स्थायी भाव होता है। आगे देखिए आगे कह रहा है अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण यहाँ बताना है आपको। तो कह रहा है अतिरंजित, रंजित, अतिरंजनी और आपका अतिरंजित। तो 9 में ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर अतिरंजित है, ऑप्शन नंबर डी देखिए अतिरंजित यहाँ पर जो आपका दे रखा है ना, यह आपका विशेषण अंतर्जित होगा, ऑप्शन नंबर डी विकल्प। और उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह रस का स्थायी भाव अभी मैंने आपको बताया, उत्साह रस का स्थायी भाव आपका वीर रस होता है। करुण रस का यहाँ पर हमारा शोक होता है, क्या होता है, करुण का हमारे यहाँ पर शोक होता है। श्रृंगार का हमारा रति होता है, और यहाँ पर हास्य का हमारा हास होता है। बस इतना आपको याद रखना है। और सारे जो है मैं सारे ऑप्शन आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। और कह रहा शहर की दाई मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या होगा। तो कह रहा शक्ति संचित नारी, अपराधिनी और समाज सेवा करना और घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो शहर की दाई का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों हमारा जो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो शहर की दाई मुहावरे का जो उचित अर्थ होगा वह घर घर की खबर रखने वाली। और 12 नंबर है मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। मराठी का जो संबंध यहाँ पर है वह किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो देखिए अगर 85 की बात करें तो यह क्या हो जाएगी, यह पंजाबी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 85 जो हो जाएगी यह पंजाबी हो जाएगी, पंजाबी हो जाएगी। और अगर बात करें आपकी क्या दे रखा है, यहाँ पर महाराष्ट्रीय अपभ्रंशी दे रखा है, महाराष्ट्री में क्या हो जाएगी, यहाँ पर मराठी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर मराठी हो जाएगी। और मागधी अपभ्रंश दे रखा है, यह क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बिहारी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, इसके अंतर्गत बिहारी हो जाएगी। और बिहारी के साथ आपका कौन कौन सा हो जाएगा, बिहारी के साथ जैसे आपका बंगाली हो गया, बंगाली हो गया, बंगाली के साथ आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा भी हो जाता है, उड़ीसा, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका असमिया, असमिया, असमिया। अब शॉर्ट श्रेणी देखिए हमारा यहाँ पर जो आपका क्या कह रहा है, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा देखिए बी आपका जो है महाराष्ट्र अपभ्रंश यानी मराठी। और शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आता है,
सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारे यहाँ पर क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारा जो आता है वह पश्चिमी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी आती है? वह पश्चिमी हिंदी आती है। और पश्चिमी हिंदी के बाद आपका राजस्थानी हिंदी आती है। कौन सी? यहाँ पर राजस्थानी हिंदी आती है। और राजस्थानी के बाद आपका ब्रज भाषा, क्या? तो ब्रज भाषा और जो है खड़ी बोली। तो चारों विकल्प हमारे क्लियर हो गए। 85 अपभ्रंश आपके पंजाबी और लहेदा के अंतर्गत आती है। महाराष्ट्र अपभ्रंश आपका मराठी के अंतर्गत आती है। मागधी अपभ्रंश जो होती है वह बिहारी, बंगाली, उड़ीसा और असमिया। और सौर सैनी अपभ्रंश जो है ये आपका पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, ब्रजभाषा है और क्या है आपका? तो खड़ी बोली है। आगे देखिए 13 नंबर, आपकी सेवा निवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो कह रहा है यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए तो आपका संकेत तो नहीं किया जा रहा है, ये क्या कह रहा है? इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो आपकी सेवा निवृत्त जीवन आनंदमय हो, इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है। और जिस किसी प्रकार की जैसे हम कहीं पर इच्छा प्रकट करें या शुभकामनाओं का बोध कराएं तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो साथियों 13 में हमारा विकल्प नंबर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और 14 नंबर है, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी होती है? तो सूरीनाम है, मॉरिशस है, आपका गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो 14 नंबर में देखिए राजस्थानी नहीं वहाँ पर बोली जाती है, ना ही आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है वहाँ पर? यह हो जाएगी भोजपुरी। तो भोजपुरी, देखिए भोजपुरी भारत के बिहार राज्य का एक प्रमुख बोली है। यह उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। वह भोजपुरी बोली जो है बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। तो हमारा सी विकल्प राइट आंसर होगा। हैदराबाद किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो हैदराबाद किस राज्य में, आपका राज्य में है? तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्नवाचक मार्क लग गया। अब प्रश्नवाचक मार्क लग गया तो देखिए तो हमारा यहाँ पर प्रश्नवाचक मार्क आपका जो है प्रश्नवाचक वाक्य हमारा यह हो जाएगा। अब जहाँ पे आपका चिन्ह लग गया बस आपको यही चिन्ह से पकड़ना है कि आपका किस तरह का वाक्य है। आगे देखिए आपका 16 नंबर है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो यहाँ पर देखिए सुदर्शन का नहीं किया है, ना ही ब्रह्मांड का, और यहाँ पर किसका किया है? तो प्रताप का। किसका? तो प्रताप का। यहाँ पर देखिए अगर बात करें गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो प्रताप पत्र का संपादन किया है और ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया है? तो पंडित नारायण मिश्र ने। किसने? तो पंडित नारायण मिश्र ने। पंडित नारायण मिश्र ने किया है। और सुदर्शन दे रखा है, सुदर्शन का किसने किया है? तो देवकी नंदन खत्री ने। किसने? तो देवकी नंदन खत्री ने। और एक बचा कौन सा? तो आपका अभ्युदय बचा है। अभ्युदय को किसने लिखा है? तो अभ्युदय जो लिखा है वह मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। तो बस चारों विकल्प हमारे क्लियर हो गए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मंगलेश डबराल को किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 17 नंबर है, तो पहाड़ों पर नहीं, घर का रास्ता, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमें जो देखते हैं। क्या हो जाएगा? हमें जो देखते हैं। इसके लिए आपका जो है कब? तो आपका सन 2000 में, सन 2000 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है और उनकी कविता जो है तुमड़ी के शब्द के लिए। इसके लिए इन्हें जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार किया तुमड़ी के लिए। किसके लिए? तुमड़ी के लिए। और जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए जिसकी भुजाएं अगर घुटनों तक हैं तो उसे हम महान व्यक्ति कह सकते हैं। जैसे महान व्यक्ति के अंतर्गत बात करें तो जैसे राम हो गए, बुद्ध हो गए, ऐसे व्यक्ति। जैसे आप जो है आपकी जो भुजाएं हैं अगर घुटनों तक लंबी हैं तो यह ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह आपके विद्वान होते हैं या आप कह सकते हैं महान होते हैं। तो उसके लिए अगर एक शब्द हम बनाएं तो आपका क्या हो जाएगा? आजान बाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजान बाहु हो जाएगा।
यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर बी ऑप्शन हमारा भी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए प्रसन्न चित्त तो नहीं कहेंगे और ना ही प्रसून कहेंगे और ना ही प्रसन्ना कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तो आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष किसे कहते हैं? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए यानी भगवान शिव। भगवान शिव हम उन्हें हम क्या कह सकते हैं? आशुतोष कह सकते हैं। यानी जो शीघ्र यानी जरा सी भक्ति पर जो है खुश हो जाए उसे हम शिव कहते हैं, आशुतोष कहते हैं। और वाक्य में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? कह रहा वाक्य में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं 20 नंबर में? तो जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया करने वाले का बोध कराया जाता हो उसे हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता की विभक्ति में ने आपका लगता है। क्या लगता है? कर्ता के लिए आपका कर्ता ने। तो ये आपका इस तरह से होता है जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राम ने, देखिए यहाँ पर ने लग रहा है ना, राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। और वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद रूप क्या है? तो यह बताना आपको। वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद रूप क्या हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका बड़ा ऊ तो यहाँ पर लगा है। बड़ा ऊ लगा तो देखिए बड़ा ऊ केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। किसमें? केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। अब यहाँ दो वर्णों के सार्थक मिल से जो विकार उत्पन्न होते उसे हम संधि कहते हैं। अब हमने इसे सही संधि विच्छेद कर तो दिया, लेकिन इसमें संधि कौन सी है? इसमें जो हमारी हो जाएगी वह दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी? इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। और यहाँ पर 22 नंबर चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है 22 नंबर में पूछ रहा है। तो चितकोबरा के मृदुल गर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मृदुल गर्ग हो जाएंगे। और बात करें इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे अगर बात करें हिस्सा के धूप और एक और अजनबी, कट गुलाब, जादू की कालीन, इस तरह यह सब इनकी जो है मृदुला गर्ग की रचनाएं हैं। और मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी प्राय क्या हो, कौन सा होगा? मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी प्राय अगर पूछा जाए तो आपसे तो कह रहा है जनशक्ति भर्ती। यहाँ पर जनशक्ति भक्ति नहीं होगी और जनशक्ति आवश्यकता। देखिए रिक्वायरमेंट का अर्थ ही क्या होता है? तो रिक्वायरमेंट का अर्थ होता है आपका आवश्यकता। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी प्राय होता है जनशक्ति आवश्यकता। और यहाँ पर कह रहा कि आपका रिक्विजेशन का हिंदी प्राय क्या होगा? रिक्विजेशन, तो रिक्विजेशन का हिंदी प्राय क्या हो जाता है? तो यहाँ पर मांग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो यहाँ पर हमारा देखिए साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका मांग होगा यहाँ पर। जिसका अनुभव किया गया हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या होता है? तो देखिए जिसका अनुभव किया गया हो, अगर ऐसी बात करें तो उसे हम देखिए अनुभवी नहीं करेंगे। अनुभवी मत लगाना, अनुभवी आपका गलत हो जाएगा। अनुभाव्य भी नहीं और ना ही आपका अनुभव योग्य। ये क्या हो जाएगा? अनुभूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुभूत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर साथियों विकल्प नंबर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे है 26 नंबर। मैं आपके विचारों से असतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्या हो रहा है? मैं आपके विचारों से आपका अंशतः सहमत हूँ, यानी क्या यहाँ पर मिल रहा है? तो परिणाम मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर? परिणाम मिल रहा है। तो कह रहा है कि मैं आपके विचारों से असंतः सहमत हूँ। इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया का प्रयोग हुआ है। और जिस अभिकारी शब्द से परिमाण या मात्रा का जो है बोध होता है उसे हम साथियों परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण देते हैं। तो विकल्प हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे यानी कहीं ना कहीं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में आपका जो धीरे धीरे है साथियों वह आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जिस अभिकारी शब्द से क्रिया के संपन्न होने की विधि या तरीकों को हम जो है जानते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। 28 नंबर है। हे मेरे प्यारे देशवासियों, यहाँ देखिए संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। कह रहा है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप
सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? यहाँ देखिए संबोधन मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर संबोधन के लिए आपका यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, तो हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। और कह रहा है यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष में अगर संधि कौन सी है, तो यहाँ पर बात करें प्रत्यक्ष में जो आपकी हो जाएगी, प्रत्यक्ष में यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? तो साथियों यहाँ पर 29 का आपका बी ऑप्शन आपकी यण संधि हो जाएगी। और अगर इसका जो है हम संधि विच्छेद करें, तो संधि विच्छेद क्या हो जाता है? प्रति प्लस क्या हो जाता है? तो प्रति प्लस आपका अच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रति प्लस आपका अच्छ हो जाता है। कह रहा पूर्ण विराम के स्थान पर एक नए चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? अब देखिए पूर्ण विराम के स्थान पर एक और भी चिन्ह हम लगा सकते हैं और वह चिन्ह प्रचलित है, और कह रहा वह कौन सा है? तो देखिए आपका अर्ध विराम नहीं होगा, ना ही योजक चिन्ह होगा, ना ही विवरण चिन्ह होगा। इसे हम क्या फुल स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप का मतलब जो है हम इस तरह से एक बिंदु लगा देते हैं, तो ये आपका फुल स्टॉप जो होता है ये चिन्ह का प्रयोग होता है। और देखिए यहाँ पर 31 नंबर है, और नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए नई नौकरी क्या हो जाएगा? जब आप सभी को नौकरी लग जाएगी, जेब में पैसे होंगे, तो लोग कहेंगे नया दाना नया पानी भाई साहब खा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसी करता? जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो हर चीज़ आपको नया नया खाना, नया नया कपड़े और हर चीज़ नया नया आपको मिलेगा, तो इसी कहते हैं नया दाना नया पानी। और 32 नंबर में लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाकू में आपको कौन सा प्रत्यय यह बताना है, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और 32 नंबर में स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करके आपको बताना है कि आपका 32 का कौन सा आपका आंसर होगा। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो बस साथियों आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपका जो है हिंदी से इतना ही स्कोर आपका आना है, जो है जूनियर असिस्टेंट में 30 नंबर। तो फिर मिलेंगे